परिवार से जबरिया एफआईआर मनमाने ढंग से दर्ज कराना, मुलजिम के फर्जी होने की संभावना, प्रकरण में विभिन्न प्रकार से अल्पीकरण किया जाना तथा सही धाराओं का न लगाना, गैर इरादतन हत्या का मामला होने के बाद भी मात्र एक्सीडेंट का मुकदमा लिखना। खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वहीं जब ऐसे शख्स के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो आखिर उनको पार्टी में बनाए क्यों? का इतना दागी चेहरा होना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे रही है, ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और लोगों में एक पॉजिटिव जो है मैसेज नहीं जा रहा है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब एक्शन लेने की। नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बारी है 4 जून की, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन 4 जून से पहले रुझानों का दौर शुरू हो चुका है। आखिरकार तमाम राज्यों में किसकी सरकार यहां पर चुनी जाएगी, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 35 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के सिर्फ केसरगंज लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो केसरगंज लोकसभा सीट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहां से टिकट दिया है। लेकिन करण भूषण को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि केसरगंज में उनकी हार कहीं ना कहीं इस बार तय मान ले जाएगी, जिसके कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बृजभूषण शरण सिंह ही माने जा रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट में वाकई भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है? क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से गायब होती हुई नजर आ रही है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करें, अगर अपने रुझानों की बात करें तो यहाँ पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अन्य चैनलों के मुताबिक बात करें, उनके रुझानों के मुताबिक बात करें तो 72 से कम यहाँ पर सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्या सटीक साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल अनुमानित ही होते हैं और जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों से बात करने के बाद ये नतीजे होते हैं और इसी तर्ज पर चीज़ों को पेश किया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, इसके ऊपर अभी दो राय हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को देखें जिनकी तरफ ये एग्जिट पोल है वो बड़े खुश हैं, लेकिन जिनकी तरफ नहीं है वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका भरोसा नहीं करते और चुनावी जो नतीजे हैं जब 4 जून को आएंगे तब हम इसके ऊपर बात कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों पे अभी बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग नाखुश हैं। लेकिन जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए जिस तरह का लग रहा था अनुमान कि उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहने वाली है, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर अनुमानित ही हम बात करें तो इसमें 20 से 25 सीटें कम से कम बीजेपी को कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि 50 के आसपास बीजेपी यहाँ पर रह सकती है। कारण इसके कई सारे, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराज बीजेपी से बताए जा रहे थे, इसके अलावा पूर्वांचल में राजा भैया समेत तमाम जो लोग थे वो बीजेपी के खिलाफ हुए। इसी लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो ताकत 2019 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली वैसी ताकत नज़र नहीं आएगी और यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कई सीटों पर घाटा होता हुआ नज़र आ सकता है। आपने केसरगंज सीट का जिक्र किया, जाहिर बात है कि जब बृजभूषण के बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया तब भी ये बात उठी कि भाई क्या उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो यहाँ से दमखम के साथ में चुनाव में उतारा जा सके। लेकिन उसके बावजूद तमाम चीज़ों को कह सकते हैं नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी ने करण भूषण को ही यहाँ से टिकट दिया, जिससे साबित हो गया कि फिलहाल बीजेपी के पास करण भूषण से बड़ा चेहरा केसरगंज सीट पर कोई नहीं है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट बाकी सीटों पर भी पड़ता हुआ नजर आया, खासकर जो महिला वोटर्स हैं, क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ जाकर वोट किया होगा? तब आंकड़े तो फिलहाल यही बात कह रहे हैं कि 20 से 25 सीटों को घाटा है। लेकिन जब 4 जून को मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, तब जो असली तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। उस वक्त हम वाकई में इस बात पर चर्चा ज़रूर कर सकते हैं कि बीजेपी को क्या वहाँ पर नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ तो किस तर्ज पे हुआ है और नुकसान हुआ है तो किस तर्ज पर होता हुआ नजर आया है।
अगर हम केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करें, जो अभी तक रहेंगे, लेकिन देखा जाए तो उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। आज दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई है, पेशी होनी है। क्या लगता है यहाँ पर जो आरोप तय होते हुए नजर आए थे कई धाराओं में, 354 की धाराओं में यहाँ मामले दर्ज हुए थे, अगर यहाँ पर आरोप तय है, सुनवाई होती है, सजा मिलती है तो कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी। क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को तो निर्दोष बताते, क्या निर्दोष साबित होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कितने इंटरव्यूज हुए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित नहीं होगा, और अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाल लूंगा। ऐसी तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये चीज़ तो अदालत तय करती हुई नजर आएगी कि कितना कह सकते हैं उन्होंने गुनाह किया है, कितना गुनाह नहीं किया है। तमाम सबूत होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, उसके बाद ये फैसला हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने तमाम चीज़ों को देखते हुए भी बृजभूषण को कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बनाए रखा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वहीं जब ऐसे शख्स के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो आखिर उनको पार्टी में बनाए क्यों रखा गया है? अगर उनका नाम पार्टी के साथ है तो ये भी देखने वाली बात होने वाली है कि क्या बृजभूषण का नाम अगर बीजेपी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है तो क्या इसका घाटा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा? तब जब आंकड़े निकल कर सामने आएंगे तब हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो बिल्कुल ये बात सही है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको घाटा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इस बार 2024 के चुनाव में घाटा झेलने को मिले, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ केसरगंज लोकसभा सीट की, अगर हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की, जो पहली बार केसरगंज लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मुश्किल तब आन पड़ती है जब उनका काफिला गोंडा में निकल रहा होता है। उस दौरान उनकी गाड़ी से कहीं ना कहीं गैर इरादतन 2 युवकों की हत्या हो जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर हादसा हुआ, लेकिन करण भूषण की गाड़ी से नहीं हुआ, लेकिन उनके काफिले में जो चल रही थी गाड़ियां, उसमें किसी न किसी एक गाड़ी से हादसा हुआ, 2 युवकों की जान चली गई। आरोप लगाए गए करण भूषण पर कि वो फरार हो गए। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और पीड़ित परिवार FIR भी दर्ज करवाता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, आजाद अधिकार सेना अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पीड़ित परिवार के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर बात को नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने गोंडा के कर्नैलगंज जाकर कल भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के चुनावी काफिले द्वारा 2 नवयुवकों की मृत्यु के मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। इनमें पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार से जबरिया FIR मनमाने ढंग से दर्ज कराना, मुलजिम के फर्जी होने की संभावना, प्रकरण में विभिन्न प्रकार से अल्पीकरण किया जाना तथा सही धाराओं का न लगाना, गैर इरादतन हत्या का मामला होने के बाद भी मात्र एक्सीडेंट का मुकदमा लिखना, पुलिस एस्कोर्ट फर्जी ढंग से लिखे जाने के प्रकरण को जानबूझकर नजरअंदाज करना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा MB एक्ट की धाराओं को दरकिनार करना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि कल तक जिस वाहन का इंश्योरेंस 30 अप्रैल 2022 तक दिख रहा था, वह रातों रात आज 30 अप्रैल 2025 हो गया, अर्थात पूरा प्रकरण ही अत्यंत संदिग्ध दिखता है। हम लोगों ने इस संबंध में पत्र लिखकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही DM और SP गोंडा से मुलाकात कर पूरे प्रकरण में समुचित और निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जैसे कि अमिताभ ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने पूरा मामला बताया कि उस दौरान क्या क्या हुआ था और पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद क्या कुछ और यहाँ पर सबूत निकलते हुए सामने आते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब केसरगंज में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। करण भूषण के बारे में बात करें, एक हादसा हुआ, उससे पहले भी बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं वजह बताए जा रहे थे कि हार का सामना उनके बेटे को करना पड़ सकता है। क्या लगता है जो अभी यहाँ पर हादसा हुआ उसका खामियाजा करण भूषण को भुगतना पड़ सकता है? देखिए नजमीन, अगर जो उस हादसे को अगर आप चुनावी परिणाम से अगर अब जाकर के हम जोड़ी तो यहाँ पर अब संभावना इसकी नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि इसका कोई चुनावों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब गौर करेंगे तो जहाँ तक है मुझे जितना ध्यान में आता है कि
5वें चरण में कैसरगंज संसदीय क्षेत्र पर मतदान हुआ था। 20 मई की वो तारीख थी और जो हादसा हुआ वो 20 मई के बाद हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के जो वो हादसा हुआ, अगर कैसरगंज में वोटिंग के यहाँ मतदान होने से पहले वो हादसा होता, उसके बाद उस मुद्दे को करण भूषण सिंह के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर के उठाता, स्थानीय लोग यहाँ करण भूषण का विरोध करते, तो जाकर के करण भूषण के खिलाफ कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में माहौल बन सकता था। निश्चित तौर पर परिणाम पर भी यहाँ फर्क पड़ सकता, लेकिन अब जाकर के इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर सांसद बनते हैं तब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक बात जरूर है, क्योंकि अगर देखिए सांसद बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो उनके साथ अब लंबे वक्त तक चलने वाला है। लेकिन एक फिर बात निकल कर वही आती है कि पूरा लंबा गाड़ी का काफिला था, काफिले की एक गाड़ी से लग करके ये एक गाड़ी से टक्कर हुई, उस बाइक पर सवार 2 युवकों की, दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा अन्य एक और बाइक की टक्कर होती है, उसमें 2 युवक बुरी तरीके से घायल बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के करण भूषण सिंह अगर यहाँ से जीत भी दर्ज करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर सवाल तो खड़े होंगे। प्रमुख सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर खड़े होंगे कि अगर आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ियों के काफिले से यहाँ किसी एक गाड़ी से टक्कर लग के लोगों की मौत हुई है तो आप उनके पास नहीं पहुंचे, आप परिवार के पास नहीं पहुंचे, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंचे, जबकि यहाँ पर और भी लोग पहुंचे, विपक्ष के जो उम्मीदवार कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से हैं वो भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर के इस लिहाज से सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन परिणामों पर कोई भी फर्क यहाँ पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। परिणामों पर फर्क यहाँ पर हादसे के दौरान नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं उसे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर ने यहाँ पर ये बात कही कि किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा इतना मुकर्रता के साथ देखा जा रहा है, जिसका खामियाजा कैसरगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक तरफ करण भूषण है जिनको लेकर गिरफ्तारी की मांग जनता करती हुई नजर आ रहा है, पीड़ित परिवार करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह की सुनवाई आज दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। लेकिन इन दोनों मामलों में क्या फंसते हुए दोनों नजर आएंगे या फिर नहीं, दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है, आज सुनवाई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में जो यौन शोषण का आरोप लगाए, जो आरोप तय हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ करण भूषण की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों मामलों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए नाज़मीन, दोहरी चुनौती यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए है, या यूं कहें कि 3 रास्तों से ब्रिजभूषण शरण सिंह घिरे हुए। यहाँ पर एक तरफ जहाँ उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप हैं, दूसरी तरफ करण भूषण की काफिले की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, और तीसरी तरफ लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, ब्रिजभूषण के लिए ये परिस्थितियां जो है सहज नहीं है, और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि इस तरीके से आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका परिवार एक राजनीतिक परिवार है, और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना जो चीजें होती हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी बताया जाता रहा है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए जाने के आरोप यहाँ पर लगाए जाते रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसरगंज में तमाम लोग ये कहते नजर आए थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की छवि का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी से टिकट लेकर के आए हैं उनके बेटे करण भूषण यहाँ पर, तो हो सकता है कि लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का इतना दागी चेहरा होना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे रही है, ये चीजें थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और लोगों में एक पॉजिटिव जो है मैसेज नहीं जा रहा है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब एक्शन लेने की जरूरत है, और राउस एवेन्यू कोर्ट में आपने बताया कि पेशी है, उस पेशी के दौरान अब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप साबित हुए हैं, अब उन पर दोष साबित होने तक ये कार्यवाही चलती रहेगी। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो आरोप महिला बाल खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए थे उन पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है, तो आगे आने वाले वक्त में ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल 4 जून को जो नतीजे आएंगे उससे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को लेकर क्या फैसला कैसरगंज लोकसभा सीट पर निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है और मुद्दे के तहत ब्रिजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं इसकी वजह माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के तहत क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।